हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करा था लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे। सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, उनको डिफाइन करा था। उससे हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ लिखा है स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? बहुत सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ ये स्टाइलस जो है, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी स्टेट क्या है? अब इसकी स्टेट मतलब कैसा है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसका क्या टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैसा है। तो इसकी एक बोल सकता हूँ, इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ इसका क्या क्या इसका प्रेशर है, अभी किस टेम्परेचर पे है ये, ठीक है, कितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये कैसा ये अपीयर हो रहा है। तो ये किसकी क्या स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में बोलूँ तो मैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, द वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो जो वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दीज आर बेसिकली मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। और ये सब क्या मेजरेबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह, ये सब क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, हम इनको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये लिखा है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये स्टेट वेरिएबल्स है किसी भी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे किसके साथ डील करने वाले, फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या केमिकल है या कोई गैस है, फॉर एग्जांपल आइडियल गैस ही है, तो उस आइडियल गैस का प्रेशर कितना है, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करा है, किस टेम्परेचर पे है, तो वो उस आइडियल गैस की क्या बता रही है? स्टेट को बता रही है। ठीक है, तो हम इनको ये सब स्टेट, ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स जो किसी भी एक सिस्टम की स्टेट को क्या करें? डिफाइन करें। तो इसको कॉपी करें, वीडियो पॉज करके। फिर आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम को समझने के लिए यहां लिखा है व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड देन सिस्टम इज नोन एज पर्टिकुलर स्टेट, या सिस्टम इज नोन एज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। एक सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में कब बोला जाएगा? जब उसकी जो भी वेरिएबल्स है, जैसे मैंने बोला था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये क्या कहलाते हैं कि स्टेट के वेरिएबल्स कहलाते हैं, उस स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर वो वेरिएबल्स मैं फिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इस रूम की, ठीक है, रिकॉर्डिंग रूम की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या है, ये अगर फिक्स्ड हो जाए तो ये इस रूम की स्टेट को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने क्या करा, एसी चला दिया, टेम्परेचर कर दिया 17-18 डिग्री पे, या मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया 25-30 तक, यानी समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें वेरिएबल हो सकती है। लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूँ कि टेम्परेचर 20 डिग्री ही रहना चाहिए और प्रेशर 1 atm ही रहना चाहिए और वॉल्यूम जो इस रूम का फिक्स कर दूँ, तो इस रूम की स्टेट को ये क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो वही स्टेट ऑफ सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, ये मेरे पास कोई इस फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर क्या है? एक आइडियल गैस है, और सिंपल ले लेते इसको। मैंने इसके अंदर बोल दिया कि यहाँ पर क्या है? आइडियल गैस फील्ड है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, और आइडियल गैस है, उसका प्रेशर कुछ P1 दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, और टेम्परेचर क्या दे रखा है? T1। तो मैं बोलूँगा ये स्टेट 1 है, जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इस कंटेनर के अंदर जो हमारी आइडियल गैस है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, वो फिक्स हो गई। यानी तो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा ये जो हमारा सिस्टम है, आइडियल गैस जिसके अंदर भरी हुई है, उसकी स्टेट क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई है। मैं बोल सकता हूँ किस स्टेट में, तो बता दूंगा इस स्टेट में कि उसका प्रेशर उस टाइम ये होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेट 1, मैंने जो 111 लिखा था इसको नाम भी दे दिया स्टेट 1, एक स्टेट 1 में। फिर मैंने करा क्या है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स चेंज कर दिए। यहाँ हालांकि मैंने सारे कर दिए, लेकिन हो सकता है सिर्फ एक ही कर देता मैं। तो मैंने अब क्या करा, अब इसका प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया, वॉल्यूम चेंज करके V2 कर दिया, टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया। हो सकता है मैं वॉल्यूम V1 और V1 रहने देता, टेम्परेचर T1 रहने देता, प्रेशर सिर्फ चेंज कर देता, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता बाकी सब चेंज सेम रहने देता, सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर देता या सिर्फ टेम्परेचर। तो सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करो या 2 करो या सारे वेरिएबल्स चेंज करो, स्टेट जो भी है हमारे सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम इस रूम का फिक्स है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो पहले था 18 डिग्री,
ठीक है, एसी चला रखा, कूल कर रखा, एकदम चिल कर रखा मस्त, लेकिन अब ठंड लगने लगी। ठीक है, तो अब क्या है कि प्रेशर तो 1 atm ही था, टेम्परेचर मैंने 18 कर दिया और रूम का वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। अब प्रेशर अभी भी 1 atm है, वॉल्यूम अभी भी फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर मैंने 18 से बढ़ा के कितना कर दिया, 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आ रही बात समझ में? तो एक वेरिएबल चेंज करोगे तो अब इस रूम की जो स्टेट है, ठीक है, इस रूम की स्टेट है, या मैं बोलता हूँ ये जो मेरा रूम एक सिस्टम है, तो इसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एक वेरिएबल चेंज करो, 2 करो या सारे करो, वो सब क्या कहलाएंगे कि स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ कैसे आए वो एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ यहाँ पे जब ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएगी, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ तो एक स्टेट 1 हो गई। यहाँ अब इस पे आ गया, अब इस पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ तो स्टेट 2 हो गई। ऐसा मैं 3rd 4th 5th किसी भी कितने भी स्टेट पे कन्वर्ट हो सकता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल को या 2 वेरिएबल को या 3 वेरिएबल को चेंज करके। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लें। फिर आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो लिखा हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक, एक हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव। तो पहले हम पढ़ने वाले एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द मास प्रेजेंट इनसाइड सिस्टम, दैट इज मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। बहुत मतलब स्पेसिफाइड वे में बोलूँ तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ नहीं नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हम, जो प्रॉपर्टी प्रेशर वॉल्यूम ये सब क्या प्रॉपर्टी एक तरीके से। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ मास मोल्स हो गया, किसी को भी डिफाइन करने के लिए सब प्रॉपर्टीज अलग अलग, डेंसिटी हो गया। ठीक है, और जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और हम बोलते हैं रेसिस्टेंस हो गया, ये सब क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हमने कैटेगराइज करा 2 वे में। एक को बोल दिया हमने, एक कैटेगरी को नाम बोल दिया हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक कैटेगरी को हमने नाम बोल दिया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कब किस प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव बोलेंगे और कब इंटेंसिव बोलेंगे वो हम बात करने वाले। ठीक है, तो एक्सटेंसिव कब बोलेंगे? वो सारी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टाइलस है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब इसके जो मास है ना, इसका जो मास है इसका कुछ डेंसिटी भी होगी इसकी। अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, है ना, तो क्या इसका मास अभी भी सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा दोनों टुकड़ों का। हो सकता है इक्वल एकदम एग्जैक्टली मैं ब्रेक करूँ, ठीक है, तरीके से, तो हो सकता है आधा आधा हो जाए, या हो सकता है एक का कम एक का ज़्यादा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या 2 टुकड़े करने से, भले कितना छोटा करो या बहुत बड़ा करो टुकड़ा, उससे क्या इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो बस वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोल सकता हूँ जो डेंसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम आगे में और डिटेल में बात करने वाला, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड करती है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है मास पे डिपेंड नहीं करती। इतना ही इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। नाम से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इंटेंसिव मतलब IN आता है उसके अंदर, तो IN का मतलब होता है इंडिपेंडेंट भी आप बोल सकते हैं इसे। तो क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी एक्चुअल पे किस पे, मास पे डिपेंड करना और मास पे नहीं डिपेंड करना, सिर्फ इतना ही उनमें डिफरेंस है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, एक तरीका है मेरा बताने का, शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो। बाकी आपको वैसे ही अगर समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये बोला कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दे आर एडिटिव इन नेचर, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास बोल रहा हूँ कि कोई मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने मास ही बोल दिया, तो एक ब्लॉक लिया मैंने वुडन ब्लॉक, दूसरा वुडन ब्लॉक लिया, दोनों को मिला दिया और दोनों का वेट करा, तो दोनों का वेट क्या होगा, दो अलग अलग वुडन ब्लॉक, एक 5 kg का, एक 10 kg का है, दोनों को मैंने कंबाइन करके वेट करा तो कितना आएगा, 15 kg आएगा। तो उनके मास को क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर मैंने बोला जैसे मैंने उनका डेंसिटी ली, इसकी डेंसिटी एक ब्लॉक की कुछ अलग है, ब्लॉक अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो ऑब्वियस बात है डेंसिटी अलग हुई। अब दोनों को मैंने एक साथ रख दिया और मैं अब डेंसिटी मेजर कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा दोनों की डेंसिटी ऐड कर दूँ। आ रही बात समझ? तो इनको डायरेक्टली हम नॉन एडिटिव इन नेचर होती है इंटेंसिव। ठीक है, वो अलग से पॉइंट लिखे भी है, फिर भी मैं कंपेयर करता हुआ बताया जा रहा हूँ। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर का मतलब डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और
जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल से और अच्छे से अभी समझाऊंगा, बस अभी पॉइंट को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एलोब्रेट और अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये अगर मेरे लिए एक सिस्टम है पूरा, भी इसको मैं डिवीजन मतलब इसका डिवाइड कर दूँ, एक पार्ट में करूँ, इसके 2 पार्ट में करूँ, या 100 पार्ट में करूँ, या 1000 पार्ट में इसका डिवीजन करूँ, इसको फर्दर डिवीजन करने पर इसकी अगर कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर इसकी डिवीजन करने पे प्रॉपर्टी में भी चेंज आया तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था, डेंसिटी, इसके कितने भी टुकड़े कर दो, जिस मटेरियल से बना हुआ है तो उसकी डेंसिटी तो वही रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना छोटा है मटेरियल या बड़ा मटेरियल है, लेकिन इसके मास पे फर्क पड़ जाना है। आ रही बात समझ में, इसके मास पे फर्क पड़ जानी है। मैं बोल सकता हूँ अगर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है तो जितने टुकड़े करते होंगे नंबर ऑफ मोल्स भी कम होते जाएंगे। तो एक तरीके से क्या, मास पे डिपेंड कर रहा है तो मोल्स भी क्या हो गए, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वही लिखा हुआ है, दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम, मतलब अगर मैं किसी सिस्टम को डिवाइड करता हूँ कितने भी पार्ट्स में तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा मोल्स, अभी जैसे मैंने समझाई है मोल्स। फिर वॉल्यूम, ठीक है। अगर बोलो आपके पास 1 लीटर वाटर है ना, 1 लीटर वाटर है और उस 1 लीटर वाटर के आप क्या करो, डिवीजन कर लो, उसको आधा लीटर कर लो। तो अब वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, अब मैंने उसको जैसे ही उसमें से 1 गिलास पानी निकाला, या उसके 1 गिलास पानी निकाला या दोनों को आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया उस पानी को आधे लीटर में, तो ऑब्वियस ही बात है डिवीजन जैसे करा वॉल्यूम चेंज हो गया उसका। 1 लीटर वॉल्यूम में फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 50 मोल थे, तो आधे लीटर में क्या उसके आधे ही तो रहेंगे, क्योंकि मोल्स क्या, मॉलिक्यूल से तो मिलके बना, जब मॉलिक्यूल्स ही आधे हो गए या वॉल्यूम ही आधा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोल्स भी क्या हो जाएंगे, या मॉलिक्यूल बोलो या मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे अल्टीमेटली, आधे भी नहीं हो कम ज़्यादा हो, एग्जैक्टली डिपेंड करता हो कैलकुलेशन में, लेकिन वो है कि चेंज जरूर हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ इंटरनल एनर्जी। अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है आपके लिए, ठीक है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बताने के लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं जब इंटरनल एनर्जी को पढ़ाऊँगा, ठीक है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल एनर्जी जब पढ़ेंगे तब उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्सटेंसिव क्यों नहीं है, ये एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव क्यों नहीं है। लेकिन अभी मैं क्योंकि एक्सटेंसिव एक साथ पढ़ रहे तो जो प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए यूज़ होगी, ठीक है, वो एक साथ मैंने लिख दिया। तो जैसे मोल्स हुआ, वॉल्यूम हुआ, इंटरनल एनर्जी इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी, ठीक है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिख रखा है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 जो थर्मोडाइनेमिक टर्म्स है ना, ठीक है, ये आप इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले फर्दर, ठीक है, अभी मैंने इनके लिख दिया। हाँ, ये आपको थोड़ा सा रेसिस्टेंस अप टू 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो ऑब्स्टेकल ऑफर हो रहा है किसी भी वायर की वजह से, ठीक है, कितना ऑब्स्टेकल हो रहा है वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R=ρ L/A भी बोलते हैं, ठीक है, अगर फॉर्मूला बताओ तो ρ मतलब रेसिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर और A एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 मीटर का वायर है, ठीक है, उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसकी रेसिस्टिविटी वो फिक्स वैल्यू होगी, L लेंथ है, A एरिया। अगर मैं उसका एरिया कम कर दूँ, बीच में से उसको काट दूँ, तो भी ऑब्वियस ही बात है उसका क्या होगा, एरिया कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, यही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस को मैंने लिखा कैपिटल R से, तो वो है ρL/A। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैंने एरिया उसका कम कर दिया, एरिया कम करा तो ऑब्वियस ही बात है रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसका डिवीजन करा तो मैंने चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि लेंथ उसकी कम कर दी तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा डायरेक्टली, ये एरिया इन्वर्सली और लेंथ क्या है डायरेक्टली, तो लेंथ कम करोगे तो रेसिस्टेंस भी कम, लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिजिक्स में है। तो ये सब चीज़ें बताने का मतलब इतना सा है बस मेरा कि जैसे रेसिस्टेंस है तो ये भी क्या है, मास पे डिपेंड कर रही है। मास में मतलब वायर को मैंने ब्रेक करा तोड़ा तो मास तो कम हो गई होगा, और मास कम हो रहा है तो साथ में साथ ये रेसिस्टेंस भी उसका कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, रीज़न ये है, लेकिन मास पे कहीं ना कहीं तो डिपेंड कर ही रहा है कि छोटा टुकड़ा लोगे तो रेसिस्टेंस, बड़ा टुकड़ा लोगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर
इसी तरीके से हीट कैपेसिटी मतलब mc डेल्टा टी, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला फिर से फिजिक्स के अंदर, ठीक है, आगे भी हम भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो मास c मतलब स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, हीट कैपेसिटी बोलते हो, डेल्टा टी टेम्परेचर। अगर फॉर एग्जांपल 1 kg का मेरे पास कोई ब्लॉक है, उसको मेरे को हीट करना है, तो कितनी उसको हीट, इतना टेम्परेचर लाने के लिए कितनी मेरे को हीट चाहिए होगी, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा टुकड़ा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, तो उसको, या और सिंपल सा बोल लो, फॉर एग्जांपल हमें पानी गर्म करना है, तो 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए कम हीट चाहिए होगी, और अगर मैं ये 1000 लीटर पानी कर रहा हूँ तो हीट भी मुझे क्या ज़्यादा चाहिए होगी। तो मास पे अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया विथ एग्जांपल, और अच्छे से भी इसको समझेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैंने समझाया, फिर से मैं इनको और समझा दूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करें आप। जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ठीक है, इनको तो खैर हम डिटेल में पढ़ना ही है 1 by 1, तो उसके लिए परेशान मत होना। बाकी जो कॉमनली हमने आज तक पढ़ा उसमें एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर देखें, नेक्स्ट लिखा मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, या दैट इज मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है। वहाँ पे क्या था? मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज थी एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव क्या? मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ लिखा था हमने, दे आर एडिटिव इन नेचर, लेकिन ये कैसे होती है? नॉन एडिटिव। डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती, मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर इस रूम का टेम्परेचर मैंने मान लिया अभी के हाल फिलहाल के लिए 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर मैंने मेंटेन कर रखा है। अब बाहर का टेम्परेचर अगर मैं देखूँ, मान लो थोड़ा सा धूप है, गर्मी है, तो मैंने मान लिया बाहर का टेम्परेचर 24 होगा। अगर मैंने, ये भी रूम बंद है, ठीक है, ये अपने आप में एक सिस्टम है। अब बाहर एक और रूम मान लो जिसका 24 है, क्या मैंने जब रूम को खोला, ठीक है, तो मैंने कल ही बताया था ऐसा कि हर चीज़ हाई से लो होने की कोशिश करती है। तो यहाँ 20 है, बाहर 24 है, तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना चाहेगा और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहेगा। तो ऐसा थोड़ी, यहाँ पे 20 और प्लस बाहर 24, तो 20 + 24 कितना हो गया? 44 डिवाइड बाई 2 कर दो, 22 टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी होता है, टेम्परेचर ऐड थोड़ी होगा कभी। या फिर ऐसे बोल दो कि इधर 20 बाहर 24 है, तो दोनों को ऐड कर दो टेम्परेचर को। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो डायरेक्टली हम इन प्रॉपर्टीज़ को क्या ऐड नहीं कर सकते यानी, ठीक है। फिर दे रखा है, दीज प्रॉपर्टीज रिमेन सेम ऑन द डिवीजन ऑफ सिस्टम टू एनी नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है। वहाँ पर पढ़ा था हमने कि वो प्रॉपर्टीज सिस्टम के डिवीजन होने पे, ठीक है, उन सिस्टम को डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दे, तो भी वो क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किसी भी सिस्टम के कितने भी इनफाइनाइट आप टुकड़े कर लो, ठीक है, कितने भी टुकड़े कर लो, बहुत छोटा से छोटा पार्ट ले लो, बहुत बड़ा पार्ट ले लो, सब में वो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम ही होगी। जैसे मैं बोला कि आयरन की रॉड है, बहुत सिंपल से समझो, एक आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, सेम एक बड़ी सी आयरन की रॉड ली, क्या दोनों रॉड की डेंसिटी क्या अलग अलग होगी? सेम ही होगी ना। तो उसके कितने भी डिवीजन लो, छोटा पार्ट लो या बड़ा पार्ट लो, ऐसी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ले एग्जाम्पल इसके लिए लिखा है, जैसे मैंने लिखा प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर का मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर टेम्परेचर है, डेंसिटी में बता ही चुका हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल, इसलिए आपको प्रैक्टिकली समझ में भी आएगा। अगर मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अगर मैं 1000 लीटर पानी लूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा पानी का? सेम ही होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। 1 लीटर लो, 1000 लीटर लो या 1 ml लो, बॉइल तो वो कहाँ होगा? 100 डिग्री। मतलब उसका मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कम मास लो तो कम होगा या ज़्यादा मास लोगे ज़्यादा लो। सेम मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, 0 डिग्री पे मेल्ट होना तो होना ही। अब वो छोटा सा आइस का पीस हो या बड़ा सा बर्फ़ का कोई पीस ले लो यानी, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे ये। रेसिस्टिविटी तो अभी जैसे मैंने बताया था, आर रेसिस्टेंस लिखा था, R = रो इंटू L/A, तो रो क्या था? रेसिस्टिविटी थी। तो रेसिस्टिविटी क्या हो गई? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइन होती, तो वो फिक्स्ड हो गई यानी
किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बोलता हूँ, अगर आयरन की रेसिस्टिविटी मुझे पता करनी है तो वो मैं एक बड़े रॉड की लूँ या एक छोटे रॉड की रेसिस्टिविटी लूँ, सेम ही आएगी। सेम अगर आयरन रॉड सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है या कोई एलॉय नहीं बना हुआ, अगर सेम आयरन रॉड का छोटा पीस लो बड़ा लो, उनकी रेसिस्टिविटी कैसे मानी, क्योंकि बड़े रॉड के लिए भी वो L/A, मतलब एक ऐसा बोल सकता हूँ एक यूनिट लेंथ के लिए और एक यूनिट एरिया के लिए डिफाइन है, और छोटे पीस के लिए भी सेम वही है। तो आयरन का कितना ही बड़ा छोटा पीस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एंड ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक, ठीक है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म जो हमने मोलरिटी में पढ़े, मास डिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट पढ़ी है ना हमने, ठीक है। तो वहाँ आपने देखा जैसे मोलरिटी, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ये 5 लीटर का HCl का सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलरिटी, ठीक है, जिसकी मोलरिटी मैं बोल सकता हूँ 3 मोलर है, यानी, ठीक है। अब 3 मोलर है। अब इस 5 लीटर सॉल्यूशन में से मैंने क्या करा, 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया। 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने निकाला, ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन है 1 लीटर, सॉल्यूशन अभी भी HCl का है। क्या इसकी मोलरिटी 3 मोलरिटी से चेंज हो जाएगी? क्या इसकी मोलरिटी जो 3 मोलर थी वो क्या चेंज हो जाएगी? ठीक है, तो मोलरिटी तो सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी भी सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि मोलरिटी डिफाइन ही क्या, पर लीटर सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो फिक्स्ड हो गई है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है नहीं। तो इस तरीके से ये जो जितने भी कंसंट्रेशन जो हमने पढ़ी थी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो सब क्या एक तरीके से हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसका मास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैंने थोड़ा सा, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में समझा है, इसको प्रैक्टिकली और अब थोड़ा, ठीक है, एग्जांपल के साथ और समझते हैं। एक बार पहले इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। ठीक है, तो अब नोट में मैंने लिख दिया कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके साथ हम इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नोट में, ऑन एडिंग मोलर और स्पेसिफिक वर्ड टू एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देन इट विल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि किस पे, मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो किस पे, मास पे डिपेंड करती है, अगर मैं उसके आगे मोलर लगा दूँ उस प्रॉपर्टी के नाम के आगे, या उस प्रॉपर्टी के नाम के आगे स्पेसिफिक लगा दूँ, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड थी वो मोलर या स्पेसिफिक लगने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास बन जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो वही समझते हैं एग्जांपल से। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम कैसा है, तो वॉल्यूम एक क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 kg वाटर लिया है तो उसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, अगर मैं मास में, ठीक है, वैसे लेते नहीं, लेकिन मैं अगर वेट करके लूँ पानी 1 kg और एक में लूँ 3 kg पानी, तो उसका वॉल्यूम कुछ अलग मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक तरीके से मास डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैंने उस वॉल्यूम के आगे वर्ड लगा दिया मोलर, तो अब वो जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी थी ना, वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगी। वो अब पहले जो एक्सटेंसिव थी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे? तो मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विच इज कांस्टेंट फॉर एनी गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल के लिए डिफाइन है। तो मैं कहता हूं कि अगर गैस की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा है ना, तो हमें पता है कोई भी जो गैस है उसका 1 मोल, अगर मैं बोलता हूँ STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसका 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। और PV इक्वल्स टू nRT से अगर वो STP नहीं भी है तो कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स कर दो तो वो पता लग जाएगा कि उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने बोला 1 मोल तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया 22.4 लीटर। पहले मैं बोल रहा था वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता था, 1 लीटर भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही ये वर्ड लगा क्या, मोलर, मोलर लगते ही वो क्या हो गया, 1 मोल हो गया। अब उसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और वो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा, 1 मोल का होगा। नहीं, और गैस अगर है तो मोलर जनरली हम जो मोलर वॉल्यूम किसके लिए, गैस के लिए लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो कि STP पे तो फिक्स हो गया, दैट इज 22 पॉइंट कितना होता है, 4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट STP जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना होता है, 22.4
4 लीटर हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा हुआ है वॉल्यूम, उसके आगे मैंने एक क्या वर्ड लगा दिया, स्पेसिफिक। तो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मोलर और एक स्पेसिफिक। ठीक है, वही लिखा है ऑन एडिंग मोलर एंड स्पेसिफिक वर्ड। स्पेसिफिक किसके लिए? जैसे मोलर होता है 1 मोल के लिए डिफाइन, वैसे स्पेसिफिक डिफाइन होता है 1 ग्राम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर मैं कह रहा हूँ किसी का भी वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी गैस का वॉल्यूम, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो वॉल्यूम तो चेंज होता रहेगा कम ज़्यादा होने पे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो जो भी सब्सटेंस है वो, ठीक है, लिक्विड है, गैस है, जो भी सब्सटेंस है या कुछ भी सब्सटेंस है, उसका 1 ग्राम ले लो आप, या कोई भी सॉलिड लिक्विड है, कुछ भी ले लो, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 ग्राम लो बस। और उस सब्सटेंस का 1 ग्राम लेते ही उसका जो वॉल्यूम अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी 1 ग्राम के लिए अब वॉल्यूम, एक सब्सटेंस फिक्स है और उसका 1 ग्राम ले लिया, तो वॉल्यूम भी एक तरीके से क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं अगर बोलता हूँ सिर्फ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मुझे देखना पड़ेगा वो 1 kg का है, 5 kg का है, 100 kg का, 1000 kg का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितने ग्राम, कितने वेट के लिए, कितने के लिए, कितना अमाउंट के लिए, वो फिक्स हो गया। स्पेसिफिक वर्ड लगाते वो 1 ग्राम के लिए बात कर रहा है, और 1 ग्राम के लिए जैसे उसने बात करी तो वो फिक्स हो गया। अब उसका मास से कोई लेना देना नहीं। अब मैं 1000 लीटर पानी भी लूँ, 1000 लीटर पानी भी लूँ और मैं पूछता हूँ उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, तो वो वही होगा जो 1 ग्राम पानी का जो वॉल्यूम होगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैंने अगर मेरे पास 500 ml का HCl गैस है, ठीक है, या मेरे पास एक ये मान लो कि नाइट्रोजन का सिलेंडर है, यानी ठीक है, नाइट्रोजन का सिलेंडर है 20 kg का, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर है 20 kg का। तो मैंने बोला उसका मोलर वॉल्यूम बताओ। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी वॉल्यूम लो, 20 kg लो या 2 kg लो या 200 ग्राम लो, क्योंकि जो मोलर वॉल्यूम है वो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो बताएगा। नहीं तो इस तरीके से जैसे ही किसी, अभी वॉल्यूम क्या थी पहले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन जैसे इसके आगे मोलर लगा या स्पेसिफिक लगा, अब ये कैसी बन गई है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास बन गई, वो फिक्स हो गई। मोलर का मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन है सिर्फ, और स्पेसिफिक का मतलब है 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। तो वही लिखा है, ये 2 तो मैंने एक्सप्लेन करे। उसके अलावा अगर मैंने जैसे लिख दिया हीट कैपेसिटी, तो मैंने बोला हीट मतलब किसी को भी, अब वो हीट हो सकता 1 kg का रोड हो आयरन का, या 1000 kg का रोड हो, तो 1 kg के लिए कम हीट लगेगी और 1000 kg के लिए क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और हीट कैपेसिटी मैंने बताया था कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे उसके आगे मोलर लग गया तो अब फिक्स हो गया, वो 1 मोल को हीट करने के लिए, ठीक है, 1 मोल को हीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। अगर इसके आगे मैंने स्पेसिफिक लगा दिया तो 1 ग्राम को जो हीट करने के लिए एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक हो गया। अब कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 ग्राम या 1 मोल के लिए पता करना है, तो वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो अब जैसे मोलर लगा, स्पेसिफिक लगा, तो जो हीट कैपेसिटी पहले क्या थी, हीट कैपेसिटी पहले क्या थी, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, तो अब कैसी बन गई, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा टाइम में इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा एक बार आपको टाइम लगता है। एक बार दिमाग में क्लिक हो गया, बैठ गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, जेईई नीट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें उसने पूछा होगा कि 4 ऑप्शन देके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव, कैसे भी करके, यानी ठीक है। तो आपको उनके बारे में रटने की जरूरत नहीं, लॉजिकली आपको समझ में आने चाहिए कि मैं कैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं तरीके और चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना डिटेल में। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लें। ये है आपका फर्स्ट नोट जिसमें हमने बात करी थी मोलर या स्पेसिफिक यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल, जो मैंने बोला था अभी इन सारी चीज़ों को मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, तो वही मैंने एक एग्जांपल लिया। पॉइंट 2 के अंदर, नोट के अंदर मैंने लिया 2 लीटर सॉल्यूशन लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसा भी मैंने बताया था HCl का ही ले लिया है सॉल्यूशन, फिर इसका 1 लीटर HCl का सॉल्यूशन और ये 1 लीटर का HCl का सॉल्यूशन। 2 लीटर HCl का मैंने सॉल्यूशन लिया, उसका वॉल्यूम कैपिटल V है, डेंसिटी D है, टेम्परेचर T है। ठीक है, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, मैंने डिटेल में लिखा, बस क्या लिखा उसका मतलब बता रहा हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन है 2 लीटर के इस कंटेनर में, उसका वॉल्यूम V, डेंसिटी D, टेम्परेचर कैपिटल T, मोल्स स्मॉल n, मास स्मॉल m और मोलरिटी कैपिटल M। अब मैंने क्या करा, ये जो 2 लीटर का सॉल्यूशन था उसको आधा आधा कर लिया, 1-1 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका क्या करा, एक तरीके से मैंने डिवीजन कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
जो यहाँ पर आई थिंक कौन सा थर्ड पॉइंट था जो डिवीज़न को लेके, ठीक है, दोनों के अंदर मैंने लिखा था कि एक्सटेंसिव पे डिवीज़न करने पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इंटेंसिव पे डिवीज़न करने पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो दोनों चीज़ एक साथ समझ रहे। तो जैसे ही डिवीज़न करा मतलब मैंने 1-1 लीटर के करे, चाहो इसके 10 कर लो, ठीक है, 100 ml के, ठीक है, 100 के 200 ml के, या फिर आधे लीटर के 4 कर लो, कितने भी डिवीज़न कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिंपली अभी 2 करे। जैसे मैंने 2 करे इसके डिवीज़न, तो अब देखना इसमें जो वॉल्यूम है, अब पहले 2 लीटर था, अब यहाँ 1 लीटर, यहाँ 1 लीटर, तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम क्या हो गया इसका, आधा हो गया, V/2। यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया, V/2। सही है। इसकी पहले डेंसिटी कुछ D थी HCl सॉल्यूशन की, अब क्या डेंसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब वो डेंसिटी हमने बात करी है, ठीक है। डेंसिटी अगर मैं बोल रहा हूँ 1 लीटर सॉल्यूशन हो 1000 लीटर सॉल्यूशन हो, डेंसिटी तो वही रहनी है, ठीक है, डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो अभी भी डेंसिटी इसकी क्या है, स्मॉल d है, यहाँ पे भी डेंसिटी इसकी क्या रहनी है, स्मॉल d ही रहनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो टेम्परेचर ऑब्वियस ये बात है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया रूम टेम्परेचर है, इनको निकाल के अलग अलग करा तो भी रूम टेम्परेचर रहेगा, ऐसा थोड़ी टेम्परेचर आधा हो जाएगा या टेम्परेचर डबल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे भी अभी भी टेम्परेचर इसका क्या है, कैपिटल T है, इसका भी टेम्परेचर अभी क्या है, कैपिटल T है। सही है। फिर मोल्स की बात करते हैं, नहीं तो मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मुझे पता है, ठीक है, तो यहाँ से या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मोल्स क्या हो जाएंगे, वेट जो कि मास हो गया और मॉलिक्यूलर वेट HCl कर लिख देंगे हम, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट तो HCl का मुझे पता है 36.5, मास कहाँ से निकालोगे, तो मास वैसे तो मैंने दे ही रखा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले चलो मैं मास पे बात कर लेता हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब 2 लीटर सॉल्यूशन था HCl, उसको 1 लीटर कर दिया तो मास भी उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या डेंसिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम कैसे भी लगा के देख लेना, वो क्या आधा ही दिखेगा। तो मास इसका क्या हो गया, आधा हो गया, और मास आधा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोल्स भी क्या हो गए, हाफ हो गए, और यहाँ पे मास भी क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। अब मोलरिटी, कैपिटल है मतलब मोलरिटी, तो मोलरिटी फॉर एग्जांपल कुछ भी इसकी मोलरिटी थी, 1 मोलरिटी, 2 मोलरिटी, 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन था। अब उसके कितने भी टुकड़े कर दो, कंसंट्रेशन टर्म में मोलरिटी तो चेंज होनी नहीं है, तो मोलरिटी अभी भी कैपिटल M ही रहनी है, और यहाँ पे भी मोलरिटी अभी भी कैपिटल M रहनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हो लॉजिकली कि इसमें डिवीज़न करने पे इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, कौन सी है, डेंसिटी है, पहले भी D थी, यहाँ पे भी D है और यहाँ पे भी D है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं I लिख देता हूँ। फिर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे भी टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर भी कैसी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी मोलरिटी सेम है, यहाँ पे भी मोलरिटी सेम है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे V था, यहाँ पे आधा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे आधा हो गया, यहाँ पे भी आधा हो गया, मतलब वॉल्यूम डिवीजन करने पे क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट मीन्स ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर मोल्स की बात करें तो मोल यहाँ पे भी आधा हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी आधा हो गया, मतलब चेंज हो गया डिवीजन होने पे। आधा जरूरी नहीं आधा ही हो, कितना भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसे डिवाइड करते हैं। सिंपल वे के लिए मैंने आधा ही करा उसको, तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मास अपने आप में तो वैसे ही एक्सटेंसिव है कि वॉल्यूम कम करा तो मास तो कम होना ही है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
किसी भी कुछ भी आपको दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसमें आपको पता करना हो कौन सी एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, तो उसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से इंटेंसिव है कौन से एक्सटेंसिव है। सिंपल सा जो भी आपको दे रखी है प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका टुकड़े करके देख लो, पहले और बाद में अगर सेम है तब तो वो हो जाएगी इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और अगर पहले और बाद में कुछ फर्क आ रहा है, ठीक है, आधा हो 4 गुना हो डबल, उससे कोई चेंज होना चाहिए, चेंज हो रहा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स डिपेंडेंट ऑफ मास। इसी में थर्ड एक और एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए अलग अलग एग्जांपल लिए। यहाँ पर मैंने क्या लिया, ठीक है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा भी है, ये है मेरे पास बल्ब ए, 2 अलग अलग बल्ब लिए मैंने, ये बल्ब ए है और ये मैंने लिया बल्ब बी। बल्ब ए और बल्ब बी दोनों पहले क्या क्लोज्ड है, यानी ठीक है, इनिशियली मैंने मान लिया जब ये क्लोज है, तो जब केस 1 स्टॉप कॉक, ठीक है, ये जो स्टॉप कॉक लगा रखी है ये मैंने मान लिया स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, ठीक है, स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड है, दैट मीन्स बल्ब ए के अंदर कोई गैस है, ठीक है, उसका अंदर मोल्स N1 है, उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर है T1। बल्ब बी के अंदर भी कोई गैस है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैं चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे गैस, कोई गैस है और इधर भी गैस है, मान लो सेम है अलग अलग, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो मान लो चलो सेम ही गैस है, ठीक है, उसके यहाँ पे N1 मोल है, P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे N2 मोल है, P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है और T2 टेम्परेचर है इसका। जब स्टॉप को क्लोज है, ठीक है, तब ये गैस इस बल्ब के अंदर अलग है, इस बल्ब के अंदर है, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग है, N1 N2 N3, ठीक है, तो बोथ गैसेस, ठीक है, बोथ गैसेस आर सेपरेट है, ठीक है, जब स्टॉप कॉक क्लोज है। केस 2 स्टॉप कॉक को जब हमने क्या करा ओपन कर दिया, यानी ठीक है, जैसे ही हमने स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, मुझे नहीं पता प्रेशर कहाँ कम है ज़्यादा, कहाँ से कहाँ गैस मूव हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रेशर अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात है एक प्रेशर ज़्यादा होगा एक प्रेशर कम होगा, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा, यानी ठीक है, या टेम्परेचर एक जगह कम एक जगह ज़्यादा है। चलो और इसको सिंप्लिसिटी के लिए टेम्परेचर वाला, ठीक है, टिपिकल हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों का टेम्परेचर सेम ही रख लेता हूँ, ठीक है, दोनों रूम टेम्परेचर भी हो रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था टेम्परेचर अलग अलग हो तब कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम ही कर दिया हाल फिलहाल के, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है और बाकी इसके ये पैरामीटर अलग दे रखे। तो जब स्टॉप कॉक को जब मैंने ओपन करा तो ये अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरे को गैस दोनों सेम टाइप की है, ठीक है, अगर ये गैस दोनों क्या है सेम टाइप की है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा जो टोटल मोल्स होंगे, ठीक है, या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ आफ्टर, ठीक है, व्हेन स्टॉप कॉक को जब ओपन कर देंगे तो जो टोटल मोल्स होंगे, वो टोटल मोल्स क्या बोलूँगा मैं N1 प्लस N2 दोनों के मोल्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं अगर बोलता हूँ टोटल वॉल्यूम बताओ, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए फिर वापस क्या करोगे, सबका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, अगर इसका दे रखा है तो काउंट कर लेंगे, इसका भी पाइप का कनेक्टिंग ट्यूब का भी, नहीं दे रखा है तो नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी सिर्फ इन दोनों का ही लिखा वॉल्यूम V1 प्लस V2, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल प्रेशर, एक तो टोटल प्रेशर क्या होगा इस केस में, और एक चीज़ और टोटल या टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे बोल देता हूं मैं इसमें। तो टेम्परेचर को ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, T इसका बल्ब का टेम्परेचर प्लस T इस बल्ब का टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2T, ठीक है, तो ये तो क्या होगा गलत होगा, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, इनको ऐड थोड़ी कर सकते हैं डायरेक्ट टेम्परेचर को। भाई इस बल्ब का टेम्परेचर भी T है, इसका भी T है, तो अभी भी बाद में भी क्या रहेगा इसका T रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो टेम्परेचर रहेगा इसका
वो टेम्परेचर क्या रहेगा, वो टेम्परेचर रहेगा इसका T, ठीक है। तो ये T टेम्परेचर इसका रहेगा, तो ये है करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर के केस में क्या डायरेक्ट मैं P1 प्लस P2 को ऐड कर दूं, क्या P1 प्लस P2 को मैं ऐड कर दूं डायरेक्ट दोनों को, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर में कि P1 P2 को हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। हमें PV इक्वल्स टू nRT यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से हम, ठीक है, प्रेशर फाइंड करेंगे, तो दोनों प्रेशर ऐड नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं इस रूम में 10 फॉर एग्जांपल 1 ATM है और बगल वाले रूम में 2 ATM है, तो दोनों ऐड होकर 3 ATM हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे और वहाँ से, ठीक है, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके पता करेंगे, ऐसे डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड फाइनल प्रेशर। आ रही बात समझ में? तो अब सुनना, जो हमने एक एक पॉइंट बार बार पढ़ा। पहला तो अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, यहाँ से ठीक है, टोटल मोल्स डायरेक्ट हमने बोला था कि एडिटिव इन नेचर कौन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी वॉल्यूम को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ प्रेशर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, गलत है। तो ये कैसा हो गया, जो प्रेशर है वो प्रेशर, ठीक है, दोनों के लिए लिख देता हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर, इसको भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो दोनों ही कैसे है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी आ रही बात समझ में? तो जो एक एक पॉइंट मैंने लिखा था, ठीक है, सबको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। पहला तो मास डिपेंडेंट है या नहीं है, उस चीज़ को वैसे भी मैंने एक्सप्लेन करा। दूसरा मैंने बोला कि एडिटिव एंड नॉन एडिटिव नेचर, तो यहाँ एक इस एग्जांपल से मैंने बताने की कोशिश करी कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और ये दोनों जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनको इस तरीके से डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, यानी, ठीक है। फिर थर्ड हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि डिवीज़न, सिस्टम के डिवीज़न करने पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमने ये ऊपर एग्जांपल देखा था। तो इसमें मैंने बताया कि डिवीज़न करने पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, कुछ नहीं हो रही। जो चेंज हो जा रही है वो कैसी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नहीं हो रही वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको भी क्या कर ले, आप कॉपी कर ले। ठीक है, और इन केस किसी को नहीं दिख रहा तो एक बार थोड़ा सा मैं जूम करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके जूम करके, मतलब यहाँ से आप देख लेना एक बार, ठीक है। और इसके नीचे का चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ठीक है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही चीज़, ठीक है। पहले बात करता हूँ, स्टेट का नाम से पता लग रहा है, जो स्टेट पे डिपेंड करता हो, कौन से स्टेट पे, तो वो स्टेट इसमें बताइए कौन सी होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो फंक्शन विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पाथ फॉलोड टू अचीव दैट स्टेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, अभी जैसे मैंने बताया था कोई भी स्टेट को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी कुछ भी डिफाइन करी, और उसको मैंने चेंज करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया दूसरी स्टेट में चला गया, और उसके अंदर मैंने मान लिया यहाँ पर अब इसको P1, V1, T1 मान लिया, यहाँ पे P2, V2 और क्या मान लिया मैंने, T2 मान लिया। तो ये एक अलग स्टेट है, S1 लिख रहा हूँ, S1 मतलब स्टेट 1, ये एक अलग स्टेट है S2। अब इस एक स्टेट से प्रेशर P1 से मैंने P2 कैसे करा, या V1 से V2 कैसे करा, और T1 से T2 कैसे करा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो इसको मैंने मान लिया इनिशियल स्टेट,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया इनिशियल, ठीक है। S1 की जगह मैंने मान लिया इनिशियल स्टेट, और इसी तरीके से इसको मैंने मान लिया ये फाइनल स्टेट है, यानी दो स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जो दे रखी है उसमें अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर है, लेकिन इस स्टेट से इस स्टेट पे मैं पहुंचा कैसे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता स्टेट फंक्शन के अंदर। ये मतलब किस पाथ से या किस जरिए से गया या कैसे गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पहले क्या था और लास्ट फाइनल क्या था, मुझे रिजल्ट मतलब मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था और फाइनल कहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ क्या स्टेट है, उससे मतलब है रास्ते में क्या तकलीफ हुई, कितना आसानी से हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे हुआ, उसके पाथ से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो वही लिखा, फंक्शन विच डिपेंड ओनली अपॉन initial or final state of system and independent from their path followed to achieve that state। इस पाथ से इस पाथ फॉलो करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए जो पाथ को फॉलो करा है, इस पाथ से हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक पाथ है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं आए होंगे। पाथ कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पाथ से हमारा इसमें क्या होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, पाथ से हमारा कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस पाथ से हमें पता है कि बस यहाँ से यहाँ पहुँचना है, और पहुँचने के बाद इधर क्या, यहाँ इधर से इधर आगे, बस वो मुझे मतलब है। किस पाथ से आया है, कितनी तकलीफ हुई, वो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। ये तो है स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से होता है एक पाथ फंक्शन। तो एक बार पहले इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। हाँ, इसमें मैंने जो एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिर्फ नोटेशन लिख दी, चाहो तो आप लिख लेना पूरा। पी का मतलब है प्रेशर, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर, टी से मतलब टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। यू अभी बताया था इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, जी गिब्स एनर्जी, एस एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी, ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। यानी मतलब एक एटीएम से 5 एटीएम प्रेशर कैसे हो रहा, उससे हमें मतलब है। एक पहले क्या था प्रेशर और बाद में क्या था, 1 से 5 कैसे हुआ, वो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। और नेक्स्ट लास्ट में लिखा है पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। किस पाथ से आप वहां पर पहुंचे हो, किस पाथ को आपने फॉलो करा है उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचने के लिए, उस पे डिपेंड, वो उन पे जो डिपेंड करता है वो कहलाती है, वो फंक्शन कहलाते हैं पाथ फंक्शन। जैसे वर्क है, अगर आपने कोई काम करा है, ठीक है, काम करा है तो उसको काम करने के कई तरीके सिंपल सी बात है अगर सिंपल से मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से, ठीक है, सूरत से मुझे जाना है मुंबई, तो जाने के कई तरीके, मैं बाई एयर जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई रोड जा सकते हैं। तीनों में जाऊँगा तो अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है, अलग अलग एक्सपेंस लगेंगे, तो ये पाथ हो गए। यानी हाँ, मेरे को सूरत में मैं हूँ, सूरत में मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इस टाइम पे हूँ, और मुंबई में इस टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। अब ट्रेन फ्लाइट से जाना है तो मैं 1-2 घंटे का मार्जिन लेके चलूँगा, ट्रेन से आना है तो मेरे को 7-8 घंटे का, और मेरे को बाय रोड जाना है तो भी मेरे को थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा 7-8-10 घंटे का, ठीक है। तो वो वाली बात है कि वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए कैसी क्या परिस्थिति है, क्या ज़रूरत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक स्टेट से एक दूसरे स्टेट में पहुंचने, स्टेट मतलब इस वाले, ठीक है, वो वाला राज्य वाला नहीं, ठीक है। तो एक स्टेट 1 से स्टेट 2 पहुंचने के लिए किस पाथ को आप फॉलो कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क कैसा कर रहे हो, ठीक है, वो तरीका है। उसी तरीके से हीट है, हीट अंदर सिस्टम में आ रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है, दोनों चीज में किस तरीके से आ रही है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये सब किस पे, पाथ पे डिपेंड करती है। यानी ठीक है, अगर मैंने इंसुलेटर ले लिया तब तो हीट नहीं करेगी, अगर मैंने कंडक्टिंग लिया, अब कंडक्टिंग में भी है कि कितना ज़्यादा कंडक्टिंग है, अच्छा कंडक्टिंग होगा तो वो उसमें जल्दी करेगा, और थोड़ा वीक कंडक्टिंग होगा तो और कम करेगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो नहीं करेगा। तो वो जो पाथ है जहाँ से हीट जा रही है उस पाथ पे भी वो डिपेंड कर रहा है कितना टाइम लगेगा या होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए, फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। और फिजिक्स में एक टर्म, ठीक है, इसको मैं तो रिलेट कर रहा हूँ, मैं सब सही तो नहीं है लेकिन समझने के लिए, जैसे एक वर्ड हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक्चुअली तो मैथमेटिक्स का, लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, दो जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो आपको पता ही है, अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये बी पॉइंट है। अब इस ए से बी पॉइंट पे, ठीक है, ये मैंने बोल दिया इसको
इनिशियल स्टेट, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट पे क्या कंडीशन है, क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उससे मुझे मतलब है। फाइनल स्टेट पे क्या है, मुझे उससे मतलब है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ए से बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस। और उसके अलावा कहीं घूम फिर के मैं जा रहा हूँ तो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको मैंने नाम, ठीक है। और एक रास्ता में इधर से और यहाँ से वो उधर से घूम के इधर जा रहा है, तो एक बात ये है, एक बात ये है, एक बात ये है। तो इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे ये है पाथ 1, ये है पाथ 2 और ये है मेरा पाथ 3। तो ये जो पाथ है ना, जो मैं बोलता हूँ जिसको डिस्टेंस है, ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस करेगा, ट्रैवल करके घूम के जा रहा है या सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ऐसा बोल सकता हूँ, ये तो है क्या, मेरा पाथ फंक्शन, जो इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ, किस जगह से कैसे होके जा रहा है, ठीक है। तो वर्क और हीट एक तरीके से पाथ फंक्शन है, उस पाथ पे डिपेंड करेगा। और मतलब जैसे इसको बोल सकता हूँ मैं डिस्टेंस है, यानी रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए। और जो हमारा स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल स्टेट और किस पे, सिर्फ फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो किसी से भी होके जाओ, मुझे तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से मतलब है, उस डिस्टेंस से उस डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, कैसे होके जा रहे हो यानी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला, स्टेट फंक्शन, तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, एक तरीके से पाथ फंक्शन, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में थोड़ा जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वही था प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे मैंने टाइम भी खूब लिया, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज उनको समझाया भी। और आगे भी चैप्टर जैसे हम पढ़ेंगे, कोई प्रॉपर्टी आएगी, जैसे मैंने बताया इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह, तो उनके बारे में फिर से हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपको ऐसे प्रैक्टिस में भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हाँ, स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा बस एक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि इस तरीके की टर्मोलॉजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें टर्मोलॉजी का आपको पता होगा तो थोड़ा समझने में आसान होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें।